नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और उसकी चर्चा पावर गैलरी में बहुत जबरदस्त हो रही है और यह चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है जिसे आपको जानना चाहिए कि बात क्या हुई है। नए चीफ जस्टिस ने कौन सा इतिहास रच दिया है जिसकी चर्चा हो। आज तक जो इतिहास किसी ने नहीं रचा, किसी की हिम्मत नहीं हुई, आज जस्टिस सूर्यकांत ने वो इतिहास कैसे रच दिया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। मैं चाहता हूं कि आप ही के तरफ से प्रकाश आए तो, और इसका फिर जो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और जस्टिस सूर्यकांत ने क्या ऐसा कर दिया है जो आज तक किसी मुख्य न्यायाधीश ने हिम्मत नहीं की करने की। अभी देखिए, सूर्यकांत जी ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन संविधान दिवस पर एक स्पीच दिया और उनकी मतलब अभी उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कैसा काम करेगा, देश की कानून व्यवस्था कैसे काम करेगी, इसका रोड मैप बता दिया। उसमें एक चीज इतनी महत्वपूर्ण है जो मतलब प्रॉब्लम की जड़ पे वार करती है। उसको अगर सिंपल वर्ड में बोलो, जो हमने उनका तारीफ किया है कि इन्होंने प्रॉब्लम को एज ए एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह, फिजिशियन की तरह उसको डायग्नोज भी अच्छे से किया और उसका इलाज भी बता दिया। तो क्या बताया उन्होंने कहा ये देश में इतने सारे हाई कोर्ट्स है, जो भी 25 जो भी हाई कोर्ट्स है, और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस है। ये सब एक ही संविधान का अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप सबको एक ही सिम्फनी में, एक ही धुन में न्याय देना है और कॉमन मैन को न्याय प्रेडिक्टेबल चाहिए। मतलब क्या, अभी मैं आपको इसके लिए उन्होंने नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की घोषणा की उन्होंने, कि इसके लिए नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। अभी मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कॉमन मैन का, इसकी दूरगामी फायदे कितने होने वाले हैं। जो इसके पहले के जो खुद को मतलब मार्केटिंग करने वाले जो चंद्रचूड़ जैसे जो डुप्लीकेट सीजीआई थे, कि जिन्होंने करप्शन किया और लोग कॉमन मैन के हित का कम काम किया और प्रोपोगंडा मार्केटिंग ज्यादा किया। अभी तो एक गैंग था जो जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था कि इनको किसी भी तरीके से जस्टिस न बनाए। तो कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर धब्बा है। हाँ, वो देखो, अभी एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। इनके काम ही बोलते हैं ना। अभी मुझे इतना बताइए, इतनी सही बात, सटीक बात, दो चीजें, या तो पहले की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समझ में नहीं आई, या तो उनका इच्छा नहीं थी, या तो करेज नहीं था। अभी जस्टिस ललित साहब जैसे एक जेंटलमैन जज के बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने उनका अनुभव लिया और वो एक बहुत कम समय मिला था। उनकी बात और है, यूई ललित की बात कह रहे हैं। हाँ, यस। लेकिन ये जो चंद्रचूड़ जैसे लोग हैं, ये खुद का मार्केटिंग पीआर ग्रुप लेके घूमते थे और स्पेशल न्यूज चलवाते थे। मैं वो रिपा, मैं वो 2 साल तक देश का पूरा मतलब ये कर दिया 2 साल तक। कि एक सिंपल चीज देखिए, बेसिक कानून क्या है, जो एलजीबीटी वाले वो जज थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, एलजीबीटी सिर्फ एलजीबीटी नहीं ना भाई। मैं एलजीबीटी पर अभी एक विस्फोटक जानकारी शेयर करने वाला हूं, कल परसों में सिर्फ हो रहा था उनके तरफ से ये खेल। नहीं, सिर्फ एलजीबीटी नहीं ना, भ्रष्ट लोगों के और उनके खास करके उनके बेटे से रिलेटेड केस वाले आरोपियों के, उसके खास जज थे वो। और ये वर्ड नहीं है, उनकी शपथ रोकने के लिए जो रीट पिटीशन फाइल हुआ था, जिस मामले में राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दी है, वो चार्जेस है उनके खिलाफ 13 क्रिमिनल चार्जेस। और एक हाईकोर्ट
जज ने भी उनके खिलाफ में केस किया है सेक्शन 7A के तहत कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके तीसरा सेटलमेंट को स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट करके दिया था करके, वो भी उसमें राष्ट्रपति ने फॉरवर्ड किया एक्शन के लिए। चलो वो बात रखते हैं। लेकिन सूर्यकांत साहब एकदम कॉमन परिवार से आए हुए और उन्होंने आकर जैसा पहला स्पीच दिया, उन्होंने क्या कहा तो उसका समरी बताता हूं। होता क्या है, लॉ क्या कहता है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 14, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। एक, अब एक मैटर में अगर अंबानी, अडानी या कोई भी बड़ा आदमी कोर्ट में पहुंच गया, उसके तरफ से 50 बड़े वकील खड़े हो गए, हरी साड़ी से लेके सब, और कोर्ट ने एक कानून बना दिया कि ऐसी स्थिति में आप ये हिसाब से ऐसा न्याय होना चाहिए। तो संविधान का अनुच्छेद 14 और दूसरा आर्टिकल 141 वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सारे देश को बाइंडिंग। तो उस तहत वो जो लॉ है वो सारे देश को, हर गरीब, हर पीड़ित, जिसने अप्लाई भी नहीं किया है, उस सभी को वो बेनिफिट लागू हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कई जजमेंट में किया और लेटेस्ट में सुप्रीता चंदेल में ऑर्डर किया कि एक बार एक कानून हमने बना दिया तो वो आदमी को वापस आप हमारे पास क्यों भेज रहे हो? सारे देश के अधिकारी, सारे हाईकोर्ट जजेस, सारे इवन कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबके लिए बाइंडिंग है वो। आपने उसको वहां पर ही बेनिफिट दे देने का, हमारे पास आने का काम नहीं रखने का, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एक कानून है। लार्जर बेंच ने अगर कह दिया है तो, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, मतलब लार्जर मतलब मान लीजिए 7 जज बेंच ने अगर कोई ड्रॉ कर दिया है लाइन, तो फिर वो सारे जज के लिए भी एप्लीकेबल होगा और सारे अधिकारियों के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो कानून बन गया। लार्जर बेंच छोड़िए आप, स्मॉलर बेंच ने भी बोल दिया तब भी वो देश का कानून है। अनटिल अनलेस की कोई लार्जर बेंच उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करे, डिसाइड नहीं करता है, तब तक वो पूरे देश का कानून। अभी एक विषय है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी लेटेस्ट में वन शक्ति वन तारा का जो जजमेंट था, उसमें क्या कहा कि एक दो जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम दो जज बैठते हैं, बीच में से एक बार सिंगल जज बैठे थे। रिया चक्रवर्ती का ऑर्डर सिर्फ सिंगल जज ने दिया था, लेकिन नॉर्मली दो जज बैठते हैं। तो जब दो जज एक बेंच ने ऑर्डर दे दिया तो दूसरा दो जज का बेंच इसके काउंटर रिव्यू नहीं ले सकता है, उसको भी वो बाइंडिंग है। हाँ, काउंटर रिव्यू सिर्फ लार्जर बेंच ले सकता है। अब ये हो गया, आप ये एक पार्ट हो गया। अब मतलब दो जज बेंच ने अगर कोई वर्डिक्ट दिया तो फिर दो जज बेंच ऑल्टरनेट व्यू नहीं ले सकता है, 3 जज बेंच का ऑल्टरनेट व्यू हो सकता है। करेक्ट ठीक है, हो गया। और ये और एक बताओगे, शर्म की बात बताता हूं मैं। हाँ, ये बेसिक लॉ कई वकीलों को पता और नहीं, कई जजेस को नहीं मालूम है। नहीं, इसीलिए तो हो रहा है ऐसा। ठीक है, इसीलिए हो रहा है ना। अभी जो मुंबई हाई कोर्ट में इसका क्या इंपैक्ट होगा, हम अपने सभी दर्शकों को बोल रहे हैं, हमारे जो एसएसआर वॉरियर हैं वो खास तौर से आज का शो देखें कि कैसे जीत हम लोग धीरे धीरे जीतते जा रहे हैं। अब देखते जाइए। हाँ, अभी हो गया। अभी दूसरा एक बहुत बड़ा मसला था जिसपे आज तक किसी ने ख्याल नहीं दिया था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार 2008 में प्रदीप मेहता के जजमेंट में वो विषय कंसिडर किया था, लेकिन उस पर सूर्यकांत साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना ओपिनियन दिया। क्या देश में 25 हाई कोर्ट है, तो ये लोग क्या करते मैं बताता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बोलेगा वो कौन सा केरला हाई कोर्ट है क्या, वो हमें मत बताइए। अच्छा, हाँ, उसका जो कानून उन्होंने बनाया ना वो हमें मत बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, वो बोले आप ऐसा नहीं कह सकते हो। 2008 में कानून बताया
बना दिया, बाइंडिंग कर दिया सारे हाईकोर्ट को। बोले अगर हाईकोर्ट का भी जजमेंट है हाँ। तो भी आपको उसको लेना है, परसुएसिव वैल्यू है उसकी, आप उसके खिलाफ में व्यू क्यों ले रहे हो, आपको लिखना है ऑर्डर में। अरे बाबा, ये क्या आप कह रहे हैं साहब, ये तो पेंडोरा Yes. बॉक्स खोल रहे हैं, तो कोविड Yes, में निपट yes. जाएंगे सारे। यस यस यस, आ रहा हूं, उस पर भी आ तो रहा हूं। रमन्ना साहब जो देके गए थे वो तो उनको अभी उनको पकड़ के लाएगा लोग, हाँ, क्योंकि आपको नहीं, आ याद रहा होगा हूं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या कहा, केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा था कोविड के मामले में, याद है ना? यस यस यस, तो आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए ऑल्टरनेट व्यू लेते हैं या कोई दूसरा डिसीजन देते हैं तो आपको उसका स्पष्टीकरण। कारण बताना पड़ेगा। हाँ, कारण How स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ऑर्डर में। ऑर्डर में लिखना पड़ता है कि हाँ। इस मामले में इस विषय पर केरला हाई कोर्ट का ये व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है, इसलिए मैं ऐसा व्यू ले रहा हूं, या तो मुझे अदर व्यू लेने के लिए मेरे पास ये कारण है कि लार्जर बेंच का व्यू ऐसा है। हाँ ये लिखना। हाँ आप हो गया। हाँ उसके आगे तीसरा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कहता है हाँ कि सपोज संविधान का एखादा विषय कॉन्स्टिट्यूशन का, जो खास करके कोविड का विषय है, कोविड के विषय पे आर्टिकल 14, 19, 21 पे कहा कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तुम्हारे सर्कुलर के हिसाब से, हाँ मैंडेट के हिसाब से, कोविड मैंडेट के हिसाब से। तो कोर्ट ने कहा कि जब संविधान का इंटरप्रिटेशन एक हाई कोर्ट ने किया है, वो देश के सारे अधिकारी पे बाइंडिंग है जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, या तो सुप्रीम कोर्ट का भी क्वार्टर रिव्यू नहीं है तो। हाँ, तो ये जो है ना, ये बेसिक तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई नीरज जी, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बेंच गुवाहाटी कर दे, केरला कर दे, कोई भी हाई कोर्ट मर्डर में या किसी भी मामले में उन्होंने एक जजमेंट दिया, वो जजमेंट नजीर बन गया और उस जजमेंट को आधार बना करके मुंबई हाई कोर्ट में आप केस लॉ दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये केरला हाई कोर्ट ने सिमिलर केस में ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। अब वहां मुंबई हाई कोर्ट का जज ये नहीं कह सकता है कि केरला कोर्ट का मुझे मत बताइए, यस यस यस, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत काबिल हैं, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, ऐसा नहीं कह सकते। और अगर उन्होंने ऐसा कहा तो क्या होगा, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा जज के द्वारा। यस यस, उस पे ना सेक्शन 2 सबसेक्शन बी और 12 और 16 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में प्रावधान है, ऐसे जज को 6 महीने की सजा का प्रावधान है उसमें एक। तो पहले तो ये क्लैरिटी हो जाए कि भाई साहब आगे सुनिए, वो कोई गॉड फादर नहीं है, वो सिर्फ कानून के रक्षक हैं, यस, सत्य के पैरोकार हैं और न्याय के पैरोकार हैं, वो इनजस्टिस के पैरोकार नहीं है। हाँ, और उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी का न्यू वर्जन है, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 198 है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू अदर पर्सन, हो गया 1 साल की सजा। आईपीसी 219 है, सारे जजेस के लिए सबसे खतरनाक सेक्शन है। वो है न्याय संहिता में 257 257, आईपीसी में 219 है, उसमें जज को 7 साल की सजा का प्रावधान है। हो गया। और अगर आरोपी को मदद करने के लिए कुछ आदेश पारित किया तो 256 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। 219 तो है, एडिशन में 3 साल है, वो 7 अलग ये 3 अलग, ठीक है।